नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भेंट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि नबीन के नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को छुएगा और कार्यकर्ता पीएम मोदी के मार्गदर्शन में समर्पित होकर काम करेंगे। देखिए, आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी को 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा। नितिन नबीन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उत्साह जताया। देखिए, पंचनिष्ठाओं के आधार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर्व के निमित्त बूथ स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल स्तर से जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में और उसके पश्चात आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा विधिवत रूप से हुई है, इसको हम सब लोगों ने एक संगठन पर्व के रूप में लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास है और इसी विश्वास के कारण से हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ है। उसमें विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन पत्र लिया, उसकी जांच हुई, तत्पश्चात उनकी घोषणा हुई है और हम उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस घोषणा पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से जैसा उनका नेतृत्व है, युवा सोच है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राज्य अभी भारतीय जनता पार्टी से अछूते हैं, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम भगवान बद्री केदार जी से, महासू देवता से उनके सफलतम कार्यकाल की कामना करते हैं। कल एक हाईलाइट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता में अहम संशोधन किए गए। जनवरी 2025 से पहले विवाह करने वालों को अब 6 महीने की जगह 1 साल के भीतर विवाह पंजीकरण का समय मिलेगा। वहीं रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने यूसीसी को ऐतिहासिक और दमदार फैसला बताते हुए कहा कि ये कानून सभी को समान अधिकार देता है, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाता है और उत्तराखंड को देश और दुनिया के लिए मॉडल राज्य बनाता है। सिविल कोड एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सबके लिए एक जैसा कानून। जब हम संविधान कहते हैं तो एक विधान सबके लिए। और मैं कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि देवभूमि में की धामी सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ यूसीसी के कमिटमेंट को पूरा किया, यूसीसी को लागू किया और बराबर अधिकार सबको देने की बात कही। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होने वाला है। हम देश के लिए नजीर बन रहे हैं। कई सारे प्रदेश यूसीसी लागू करने के लिए अब आगे आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि हमेशा जब जब हिमालय से कोई बात निकली है तो वो दुनिया के देश के कोने कोने तक पहुंची है और यूसीसी एक बहुत बड़ा और दमदार स्टेप है। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत तेजी के साथ एक ट्रांसपेरेंट सरकार उत्तराखंड में चलती हुई आपको और ताकत से दिखाई देगी। सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, सबके बराबर राइट्स होंगे। अब बेटियों को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी और वो मुस्लिम बेटियों को भी बराबर हिस्सेदारी मिलने जा रही है। तो अपने आप में बताता है कि सब लोग अब बहुत बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया उन्होंने। शादियों के रजिस्ट्रेशन अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, वो भी अपने रजिस्ट्रेशन शादियों पे करा रहे हैं। बहु विवाह प्रथा पर पूरी तरह से बैन लग गया है। किसी कीमत पर भी अब कोई व्यक्ति बहु विवाह नहीं कर पाएगा और बेटियों को सम्मान, बेटियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है। मैं कह सकता हूँ इससे सुंदर बात हो नहीं सकती। हम बहुत पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यूसीसी आने के बाद जो विरोध लोग करने की बात करते थे, हमने देखा है कि कहीं किसी तरह का कोई बड़ा विरोध सामने नहीं आया। इसका मतलब ये माना जाए कि जो एक कोशिश, ईमानदार कोशिश देवभूमि उत्तराखंड में की गई, अब वो देश में भी की जा सकती है। रास्ते बिल्कुल साफ है। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू कराते हैं। अहम जानकारी, बड़ी जानकारी, जहां किश्तवाड़ मुठभेड़ में बागेश्वर निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हुए। आतंकियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसका गहरा शोक जताया है।
गणेश जोशी बोले, देश उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। शहीद जवान का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां शोक संतप्त परिजनों के प्रति मंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। किश्तवाड़ मुठभेड़ में बागेश्वर निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हुए। आतंकियों से लोहा मनवाते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। यह अहम जानकारी, जहां शहीद हुए हैं एक सैनिक, हमने उन्हें गवा दिया है। गणेश जोशी बोले, देश उनकी वीरता को कभी भी नहीं भूलेगा। वहीं शहीद जवान का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगा। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। चलिए रुक करेंगे इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इससे आपको रूबरू करा दे। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये बड़ी खबर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये बड़ी खबर। बसंत पंचमी पर तय होगी कपाट खुलने की तिथि। नरेंद्र नगर के टिहरी राज दरबार में तय की जाएगी तिथि। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तिथि की बात करें तो उसे बसंत पंचमी में तय किया जाएगा कि बद्रीनाथ के कपाट कब खोलने हैं। नरेंद्र नगर की टिहरी राज दरबार में तिथि तय की जाएगी। यह अहम जानकारी। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तिथि को लेकर भी बात चल रही है। बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तिथियों को तय किया जाएगा। वहीं नरेंद्र नगर के टिहरी राज दरबार में ये तिथि तय की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर चर्चाएं तेज हैं और बसंत पंचमी पर इसकी तिथि तय की जाएगी। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत का ये मामला, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। हादसे के चौथे दिन अब कार बरामद कर ली गई है। सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम में जुड़ी हुई थी और अब ये बड़ी खबर इंजीनियर युवराज मौत से जुड़ी, जहां इंजीनियर की कार बाहर निकाली गई है। यह अहम जानकारी। पानी में डूबने से यह हादसा हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इसमें मौत हो गई थी इस हादसे में और अब हादसे के चौथे दिन इंजीनियर की कार बरामद की गई है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुड़ी हुई थी। गोताखोरों को भी पानी में उतारा गया था, जिसके बाद अब इस हादसे के चौथे दिन कार को बाहर निकाला गया। बता दें, इंजीनियर युवराज की पानी में डूबने से मौत हुई थी। अभी हाल ही में पुलिस ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है और हादसे का चौथा दिन रेस्क्यू अभियान किया गया। एनडीआरएफ की ओर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद अब कार को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया है। इंजीनियर की कार अब बाहर निकल गई है। पानी में डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी और पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया और आज चौथा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब कार बाहर निकाल दी गई। आपको बता दें, करीब 2.5 घंटे तक इंजीनियर युवराज पानी में तड़पता रहा। कई सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। एसआईटी जांच की यहां पर घोषणा की गई और एसआईटी टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद बताया कि कल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को फरवरी के पहले सप्ताह में धनराशि जारी की जाएगी। नंदा गौरा योजना के तहत 11 जिलों के लाभार्थियों की सूची फाइनल हो चुकी है, जबकि शेष जिलों की सूची जल्द पूरी होगी। वहीं कल महिला स्वरोजगार योजना में चयनित महिलाओं को भी फरवरी में सहायता मिलेगी। आज महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का आज समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6,021 जो है वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई हैं, जिनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख
9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र जो है 6 जनपदों के भी जो औपचारिकताएं रह गई हैं, जो उनकी कमेटियों की बैठक होनी है जो रह गई हैं, उसे औपचारिकताओं को पूर्ण करें और इनको सभी को हम लोग फेब माह के प्रथम सप्ताह में हम नंदा गौरा योजना उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी करें, इसकी व्यवस्था करना वो सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश आज दिए हैं। गृह मंत्री के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे से पहले पुलिस हाई अलर्ट पर है। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए होटल, धर्मशाला और संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। देर रात एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वर्चुअल बैठक कर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 22 जनवरी को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। शांति कुंज में अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे और बैरागी धूप में शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। दौरे को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीपीआईआईटी की ओर से जारी स्टेटस स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वें संस्करण में उत्तराखंड को लीडर का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राज्य उद्योग विभागों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया गया। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा, मुख्यमंत्री को बधाई भी दी और बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में युवाओं ने स्टार्टअप के जरिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा किए, जो कि राज्य के विकास के लिए अहम है। में उत्तराखंड सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मोदी जी ने जो स्टार्टअप को महत्व दिया है और इसके माध्यम से जो रोजगार के नए अवसर तलाशे हैं, हमारे बहुत सारे नौजवानों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उस स्टार्टअप के माध्यम से जहाँ उन्होंने व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी जनरेट हुए हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य की एक बड़ी आवश्यकता थी। तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए हमको जो लीडर की श्रेणी में रखा गया है, मैं केंद्र सरकार को का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और उत्तराखंड सरकार को और यहाँ के आवाम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। नगर निगम हरिद्वार ने आय बढ़ाने और राजस्व नुकसान रोकने के लिए अपनी संपत्तियों का गहन रिव्यू शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र के 100 से कमरों वाले होटल की जांच का पता चला है कि निगम को सालाना केवल 47,000 रुपए किराया मिल रहा था। रिव्यू के बाद सर्कल रेट के आधार पर किराया बढ़ाकर 4 से 6 लाख रुपए प्रति महीना किया गया। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि ये कार्रवाई सभी संपत्तियों पर लागू होगी और राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। समय समय पे शासनादेश आता रहता है, जिसके क्रम में हमें जो निगम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे दुकानें हैं या अन्य कुछ होटल्स हैं, उस पे हम लोग समय समय पे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग किराए का जो होता है निर्धारण वो करते हैं। अभी जो रिसेंट शासनादेश है उसके अनुसार ही हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। सर्कुलेटर मार्केट के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना है। तो उसमें हमने अभी एक कमेटी भी बनाई है और जिसमें कि हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। कुछ ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे कि बहुत कम किराया लिया जा रहा था, तो उसको हम लोगों ने रिन्यू करा है और वो उससे निगम की जो आय है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्टेशन के पास में जैसे आप लोगों को पता होगा सचिन होटल है, उसका किराया बहुत कम था, 45,000 के अराउंड पर ईयर था। तो उसमें क्या होता है कि निगम की रेवेन्यू का भी लॉस है, तो उसको हम लोगों ने फिर वो डिसाइड करा, वहाँ पे देखा सर्कुलर रेट क्या है, तो उसमें किराया काफ़ी बढ़ रहा है। वो पर मंथ जो है वो 4 to 5 to 6 लाख के अराउंड आ जाएगा, तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ब्लॉक स्तर की एक पहल की सराहना की गई, जिसे नीति आयोग ने भी मान्यता दी है। अतिक्रमण हटाकर करीब 2 हेक्टेयर भूमि पर फलदार वृक्षों का रोपण किया गया, जिससे कि अतिक्रमण पर रोक लगेगी और ग्राम सभा की आय भी बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने इस मॉडल को अन्य गांवों में भी लागू करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
ब्लॉक के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया था, जिसको नीति आयोग ने भी रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने अतिक्रमण हटाने के बाद करीबन 2 हेक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण किया है फलदार पौधों का, जिससे कि ग्राम सभा की आय में वृद्धि भी होगी और साथ ही अतिक्रमण पर भी रोकथाम होगी। इसी प्रोजेक्ट को और भी रेप्लिकेट करने के लिए अन्य गाँव में भी, अन्य ग्राम पंचायतों में भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रदेश की कृषि सहायकों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब कृषि सहायकों का मानदेय 8300 से बढ़ाकर 12,391 कर दिया गया है, जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे कृषि सहायकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया गया। मानदेय बढ़ोतरी से प्रदेश भर के कृषि सहायकों में खुशी की लहर है। राजधानी देहरादून में नदी नालों और सड़कों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के तहत नगर निगमों की टीमें लगातार निगरानी कर रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर चालान और चेतावनी दी जा रही है। वहीं नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित स्थानों पर ही कूड़ा डालें, ताकि शहर की सुंदरता और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जा सके। हमारी जो टीम्स हैं वो जो इस प्रकार से जो कूड़े का अनियंत्रित होते हुए जो निस्तारण करते हैं, उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त जो है चालानी कार्रवाई, और यदि आवश्यक होता है तो उस पे जो है मुकदमा भी दर्ज करने का प्राविधान है, जो कि नियम अनुसार किया जाता है। कितने तक का जुर्माना लगाया जाता है? देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जितना बड़ा उनका वो होता है कूड़े का निस्तारण, या जितनी बड़ी मात्रा में करते हैं उसी हिसाब से कूड़े का करते हैं। 5,000 से लेकर 10,000 तक का भी हम लोग जो है किया जाता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। हरिद्वार से एक अहम खबर सामने आई है। हरिपुर कला की जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने हरिद्वार के जिलाधिकारी से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को मजबूती से उठाया। मुलाकात का मुख्य मुद्दा सप्तऋषि चुंगी से आगे हरिद्वार सीमा क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर रहा। हाल ही में हुए सड़क हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि दुर्घटना में पुलिस बूथ तक क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें कि यहाँ पैदल चलने वालों की जान हर समय खतरे में रहती है। तौर पे हम जो हमारा हरिपुर कला के क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी का मामला था, इस संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी हरिद्वार जी से मुलाकात हमने की है। और जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो है सप्तऋषि जो चुंगी है, उससे थोड़ा सा आगे वो हरिद्वार सीमा में पड़ता है। वहाँ पर हम लोगों की बहुत पहले से सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे हमारी एक मांग है कि वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। आपने देखा होगा हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो पुलिस बूथ है वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो हमारी मांग सरकार से, शासन प्रशासन से यही है कि वहाँ पर जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। साथ ही जो हमारे हरिपुर कला में सीवरेज का काम चल रहा है, सीवर लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा है नमामि गंगे के तहत, उसमें भी अव्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। जगह जगह मार्किंग तो कर दी गई है, परंतु वहाँ पर सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। जगह जगह गड्ढे हैं और कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसी विषय में आज हमने हरिद्वार जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे मुलाकात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जारी रखी है। देहरादून के पुरुकल क्षेत्र में मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट के आसपास करीब 40 से 50 बीघा भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बिना स्वीकृति बनाई गई सड़कों, भूखंड चिन्हांकन और अन्य संरचनाओं को तोड़ा गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। तो वहीं प्रदेश में सामने आ रहे घोटालों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर जमकर तीखा हमला बोला। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन का पूरा कार्यकाल घोटालों और घपलों से भरा रहा, जहां मुख्यमंत्री आवास से घोटालों संचालित होते रहे। बीजेपी प्रवक्ता ने आबकारी विभाग का उदाहरण देते हुए कहा, कांग्रेस शासन में यह विभाग घोटालों का अड्डा बना हुआ था।
आपके सामने की बात है, आबकारी में कितना बड़ा घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय में। और यहाँ अगर कहीं पर भी हल्की भी अनियमितता हो रही है, और निश्चित रूप से बड़े बड़े अधिकारी जेल जा रहे हैं, आईएएस तक जेल गए, पहली बार इतिहास में हुआ है। और यहाँ भी आप निश्चिंत रहिएगा, अगर निश्चित रूप से अगर युवा कल्याण विभाग में जो भी अनियमितता हुई है और जो भी उसमें अपराधी होगा या गड़बड़ी करने वाला अधिकारी होगा, सरकार उसको नहीं बख्शेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी में गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक जंगलों में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। जिले के कई वन क्षेत्रों में आग बेकाबू हो चुकी है, जिससे कि पर्यावरण, वन संपदा और वन्य जीवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। धरासू बैंड और यमुनोत्री हाईवे के पास जंगलों में लगातार आग धधक रही है, जिससे पूरे इलाकों में धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। आग का धुआं रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही जंगल की आग से बहुमूल्य वन संपदा नष्ट हो रही है और वन्य जीवों के पलायन का खतरा भी बढ़ गया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक